नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्रव्य के संरक्षण का नियम लिखिए अथवा द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। इसी का दूसरा नाम है द्रव्य। द्रव्य मतलब पदार्थ की अविनाशिता का नियम लिखिए। द्रव्य बोलो या पदार्थ बोलो, बात एक ही है। पदार्थ की अविनाशिता का नियम लिखिए। मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का अध्याय 1 रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। ये आपकी कक्षा 11वीं संपूर्ण केमिस्ट्री जो पढ़ाने वाला हूँ उसका जो दूसरा लेक्चर है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने लेक्चर पर। हमारा प्रश्न यहाँ पर है द्रव्य। द्रव्य यानी होता है पदार्थ। पदार्थ यानी मैटर। मैं भी एक पदार्थ हूँ, ये माइक भी एक पदार्थ, तुम भी एक पदार्थ हो, सब कुछ पदार्थ है। ये पेन भी एक पदार्थ है, ये माउस भी एक पदार्थ है, मिट्टी भी एक पदार्थ है, कपड़े लत्ते सब एक पदार्थ है। तो पदार्थ के संरक्षण, द्रव्य का संरक्षण मतलब पदार्थ को हम तो ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना हम पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। बस एक रूप से हम दूसरे रूप में उसको बदल सकते हैं। वो संरक्षित रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। पदार्थ हमेशा संरक्षित रहता है, उसका मान निश्चित रहता है, उसका मान फिक्स रहता है। इसलिए द्रव्यमान के संरक्षण का नियम अथवा द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य जो होता है, पदार्थ जो होता है, वो कभी उसका कभी विनाश नहीं होता है, वो अविनाश है। जैसे कि एक कागज है, कागज को अगर आपने जला दिए तो कागज नष्ट नहीं होगा बल्कि उसका रूप बदल जाएगा, वो कागज से राखड़ में बदल जाएगा, लेकिन कभी नष्ट नहीं होगा। वो अविनाश है, मतलब कि उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। सामने आ लगने का मतलब होता है कि उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। द्रव्य की अविनाशिता का नियम लिखिए। तो आप लोग कॉपी में क्वेश्चन नोट करोगे, द्रव्य के संरक्षण का नियम लिखिए, अथवा पेपर में आ सकता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, अथवा द्रव्य की अविनाशिता का नियम लिखिए। तो देखो ये नियम क्या होता है। इस नियम को सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने 1756 में प्रतिपादित किया था। नियम समझो, यहां पर नियम जो है, यहां से लेकर यहां तक फेयर कॉपी में आपको नोट करना है। इस नियम के अनुसार, द्रव्य के संरक्षण के नियम के अनुसार, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते। पहले इसको आप समझिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ कॉपी में। देखिए, जैसे कि आपने दो पदार्थ लिए। आपने कितने पदार्थ लिए? आपने दो पदार्थ लिए। एक सेकंड। आपने कितने पदार्थ लिए? दो पदार्थ लिए। आपने लिए पानी और पानी के साथ आपने ले लिए शक्कर। पानी और शक्कर, और पानी और शक्कर को जब आपने आपस में मिलाए तो तीर के निशान से बन गया शरबत। शरबत बन गया। आपने लिए पानी और आपने लिए शक्कर, और पानी और शक्कर को आपने मिलाया तो क्या बन गया? शरबत बन गया। पानी मान चलो, पानी को आपने कितना लिए? आपने लिए 10 किलो पानी। पानी को लीटर में नापते, लेकिन मैंने इसका वजन कर लिया। पानी का वजन मैंने कितना लिया? 10 किलो पानी लिया। और शक्कर मैंने ले लिया कितनी? 1 किलो। कितना ले लिया? 1 किलो। तो शरबत कितना बन जाएगा? शरबत, पानी जब 10 किलो है और शक्कर जब 1 किलो है तो 10 और 1 कितने किलो बन जाएगा? 11 किलो आपका बन जाएगा शरबत, है ना। तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ भाग ले रहे हैं। पहला पदार्थ ले रहा है, पहला पदार्थ हमारा पानी है और दूसरा पदार्थ यहाँ पर हमारा शक्कर है। तो पहला पदार्थ पानी है, दूसरा पदार्थ हमारा शक्कर है। दो पदार्थ यहाँ पर अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। तो पानी भी क्या है आपका? अभिकारक, और शक्कर भी आपका यहाँ पर क्या है? अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक है। पानी भी आपका अभिकारक है और शक्कर भी आपका अभिकारक है। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ बनता है अभिक्रिया, दोनों को मिलाने के बाद, दोनों को आपस में मिलाने के बाद जो पदार्थ हमारा बनेगा, इस पदार्थ को हम कहेंगे उत्पाद। इस पदार्थ को हम कहेंगे उत्पाद।
तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें पानी और शक्कर भाग ले रहे हैं। तो नियम समझो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मेरे साथ बोलो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, बोलो बोलो बोलो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग। यहाँ पर दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, पहला पदार्थ पानी है और दूसरा पदार्थ शक्कर है। पानी की मात्रा यहाँ पर है 10 किलो और शक्कर की मात्रा यहाँ पर है 1 किलो। तो 10 किलो और 1 किलो मात्राओं का योग, 10 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 11 किलो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, पहला पदार्थ पानी, दूसरा पदार्थ शक्कर, पदार्थों की मात्राओं का योग, पदार्थों की मात्राओं का योग। पहला पदार्थ हो गया पानी और दूसरा पदार्थ हो गया शक्कर, पानी और शक्कर की मात्राओं का योग हो गया 11 किलो। पानी है 10 किलो, शक्कर है 1 किलो, तो 10 किलो और 1 किलो हो जाएगा 11 किलो। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। इन दोनों को हमने आपस में मिलाए और कौन सा पदार्थ बन गया, शरबत बन गया। तो बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले भी इधर वजन 11 किलो था, है ना। रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले भी टोटल वजन कितना था, 11 किलो था। जब दोनों को हमने आपस में मिलाए और एक नया पदार्थ बना तब भी वजन 11 किलो है। इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना तो कोई पदार्थ नष्ट हुआ, है ना, क्योंकि इधर भी 11 किलो है और बनने के बाद भी 11 किलो है। अगर पदार्थ नष्ट होता तो इधर 11 किलो से इधर 10 किलो बचता, या पदार्थ कहीं से बन जाता तो 11 किलो का 12 किलो हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले भी टोटल वजन 11 किलो था और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी टोटल वजन कितने किलो है, 11 किलो है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी यही कहा गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग। यहाँ देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग 11 किलो है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। इन दोनों के बीच में आपस में रासायनिक क्रिया हुई और रासायनिक क्रिया से एक नया पदार्थ बना तो पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा का योग 10 और 11 किलो रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया में द्रव्य को, पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक, इधर भी 11 किलो है, इधर भी 11 किलो बचा, मतलब ना तो कोई पदार्थ नष्ट हुआ और ना ही कोई पदार्थ यहाँ पर आपका उत्पन्न हुआ। पदार्थ जितने का उतना ही है ना। तो आप ये पूरा नियम लिख करके इसको याद करोगे और ये वाला एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए दिया था, इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है। इसके बाद अब एक प्रयोग देखिए। एक फ्लास्क में कुछ रेत भरकर उसके ऊपर फास्फोरस का टुकड़ा रख लेते हैं। आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है कॉपी में, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और ये पूरा प्रयोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है और ये चित्र भी आपको यहाँ पर बनाना है। ये फास्फोरस का आपको चित्र भी यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है। एक फ्लास्क में कुछ रेत भरकर उसके ऊपर फास्फोरस का टुकड़ा रखते हैं। एक फ्लास्क में कुछ रेत भरकर, हमने एक फ्लास्क लिए, हमने क्या लिए, फ्लास्क लिए, हमने एक फ्लास्क लिए। देखो, हमने एक फ्लास्क लिए, फ्लास्क कांच का, हमने एक फ्लास्क लिए, ऐसा 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 बर्तन लिए और इस फ्लास्क में हमने कुछ रेत भर दिए। क्या भर दिए हमने, कुछ रेत भर दी, हमने भर दी रेत। ये क्या भर दिया हमने, रेत। एक फ्लास्क में हमने कुछ रेत भरकर उसके ऊपर हम एक फास्फोरस का टुकड़ा रख देते हैं। एक का टुकड़ा रख दिया हमने, फास्फोरस का टुकड़ा रख देते हैं और फास्फोरस का टुकड़ा लगाने के बाद इसके ढक्कन को हम अच्छी तरह से सील पैक करके हम इसको बंद कर देते हैं। एक फ्लास्क हमने लिए, एक फ्लास्क में रेत हमने भरे और रेत भरने के बाद हमने यहाँ पर रख दी का टुकड़ा, फास्फोरस
फास्फोरस का हमने टुकड़ा रख दिए। हमने एक फ्लास्क के लिए, फ्लास्क में हमने रेत भरे और रेत भरने के बाद हमने इसके ऊपर रख दिए फास्फोरस का टुकड़ा, और इसके ढक्कन को हमने अच्छी तरह कॉर्क से हमने इसको बंद कर दिए। इसके ढक्कन को हमने काहे से बंद कर दिए? कॉर्क से हमने इसको बंद कर दिए। और जा करके हमने इसका वजन नाप लिए। हमने जा करके इसका क्या नाप लिए? वजन नाप लिए। इसका वजन नापने पर मान चलो इसका वजन आया कितना? 900 ग्राम आया। कितने ग्राम आया? 900 ग्राम आया, है ना। तो अभी हमारे पास फ्लास्क रखा हुआ है और इसके ऊपर हमने रेत भर लिए और इसके ऊपर हमने फास्फोरस का टुकड़ा रख दिए और इसका हमने वजन नापे तो वो आया 900 ग्राम आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस फ्लास्क को हम गर्म करेंगे। तो जैसे ही हम इस फ्लास्क को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद रेत गर्म होगी और रेत गर्म होने के बाद फास्फोरस का जो टुकड़ा है वो जलने लग जाएगा और जल करके जो पूरा धुआं बन जाएगा, है ना। अब फास्फोरस का टुकड़ा यहाँ पर बचा क्या? नहीं बचा। फास्फोरस का टुकड़ा क्या बन गया? पूरा का पूरा धुआं बन गया। और जब फास्फोरस का टुकड़ा धुआं बन जाता है और धुआं बनने के बाद जब हम इसका वजन नापते हैं तो तब भी इसका वजन 900 ग्राम ही आता है। मतलब कि फास्फोरस का टुकड़ा जलने से पहले भी इसका वजन 900 ग्राम था और जब फास्फोरस का टुकड़ा जल गया तो फास्फोरस का टुकड़ा जलने के बाद धुआं बन गया, उसके बाद भी उसका वजन कितने ग्राम है? 900 ही ग्राम है। मतलब कि फास्फोरस का टुकड़ा, है ना, कठोर पदार्थ से हवा में चेंज हो गया, सिर्फ बदला, लेकिन वो नष्ट हुआ क्या? हमको तो लग रहा है नष्ट हो गया, जलने के बाद भी वो नष्ट नहीं हुआ, बल्कि जलने के बाद वो धुआं बन गया और धुआं बन करके उड़ने लगा। तो है ना, तो अभिक्रिया होने से पहले भी वजन 900 ग्राम था और जब फास्फोरस का टुकड़ा जल गया उसके बाद भी वजन कितने ग्राम है? 900 ही ग्राम है। यहाँ पर इसका यही मतलब है। देखो, एक फ्लास्क में कुछ रेत भरकर उसके ऊपर फास्फोरस का टुकड़ा रखते हैं। हमने एक फ्लास्क लिए, उसके ऊपर हमने कुछ रेत भर दी है, ये चित्र बनाना कापी में, उसके ऊपर हम फास्फोरस का टुकड़ा रखते हैं। फ्लास्क के मुंह को कार्क से कसकर बंद करके फ्लास्क को तोलते हैं। हमने फ्लास्क के मुंह को कार्क से अच्छा टाइट बंद कर लिए और फ्लास्क का हम वजन करते हैं, इसको हम तोलते हैं। और फ्लास्क को हाँ, और तोलते मतलब हमने इसका तोल के वजन नाप लिए, कुछ भी आया 900 ग्राम जितना भी आया ना। फिर फ्लास्क को हम गर्म करते हैं, फिर उसके बाद हम फ्लास्क को गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर फास्फोरस का टुकड़ा जलने लग जाता है। जैसे हम फ्लास्क को गर्म करते हैं तो फास्फोरस का टुकड़ा क्या होने लग जाता है? जलने लग जाता है। और फ्लास्क फास्फोरस के धुएं से भर जाता है, फ्लास्क पूरा धुआं से भर जाता है। फिर हम फ्लास्क को ठंडा करते हैं, फिर हम इसको ठंडा करते हैं और ठंडा करके हम फिर से इसका वजन लेते हैं। तो ये देखते हैं कि गर्म करने से पूर्व यानी पहले और गर्म करने के बाद के वजन में कोई अंतर नहीं आता। तो मतलब फ्लास्क को गर्म करने से पहले जितना इसका वजन था गर्म कर दिए, टुकड़ा पूरा जल गया और टुकड़ा जलने के बाद जो वजन है वो बिल्कुल सेम रहता है। मतलब कि पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास के लिए इतने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।